ऊब और एक चुनौती। दिल्ली का मौसम सुहावना था, लेकिन बादशाह अकबर का मिजाज नहीं। दरबार में सब कुछ सामान्य था, वही पुरानी शिकायतें, वही पुराने फैसले। बादशाह अपनी मखमली गद्दी पर पहलू बदलते हुए उबासी ले रहे थे। बीरबल, अकबर ने अचानक आवाज लगाई। जी जहांपनाह। बीरबल ने झुककर सलाम किया। हमें लगता है कि हमारी सल्तनत से चोर और ठग खत्म हो गए हैं। न कोई सनसनी, न कोई चुनौती, दिमाग पर जंग लग रहा है। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा साया दिखाई दिया। पहरेदारों ने भाले तान लिए। वह एक विदेशी सौदागर था, लंबा कद, काली दाढ़ी और सिर पर एक अजीब सी हरी पगड़ी। उसके हाथ में एक संदूक था जो सोने और चांदी की नक्काशी से चमक रहा था। मैं फारस का जादूगर और जौहरी जकाउल्लाह हूँ, उसने भारी आवाज में कहा। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के बादशाह के पास बहुत अक्लमंद वजीर है। मैं एक चुनौती लाया हूँ। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कैसी चुनौती? जकाउल्लाह ने संदूक खोला। अंदर एक नीले रंग का चमकदार पत्थर था, नील में तारा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि दरबारियों को अपनी आंखें चुंधियानी पड़ी। यह पत्थर अदृश्य हो सकता है, यह दीवारों के पार जा सकता है, जकाउल्लाह ने दावा किया। मैं इसे आपके सबसे सुरक्षित बंद कमरे में रखूंगा। अगर सुबह तक यह वहां रहा तो यह आपका, और अगर यह गायब हो गया तो आपको मुझे मेरे वजन के बराबर सोना देना होगा। अकबर हंसे। मंजूर है। हमारे पास शीश महल के नीचे एक ऐसा तहखाना है जहां हवा भी हमारी इजाजत के बिना नहीं घुसती। अध्याय 1, अभेद्य किला। दी लॉक्ड रूम। शीश महल का वह तहखाना वाकई एक किला था। उसकी दीवारें 10 फुट मोटी थीं। दरवाजा लोहे का था, जिसमें 3 अलग अलग चाबियां लगती थीं। रोशनदान के नाम पर छत के पास केवल एक छोटी सी जाली थी, जिसमें से एक चूहा भी नहीं निकल सकता था। शाम को जकाउल्लाह ने नीलम को तहखाने के बीचों बीच रखे एक संगमरमर के मेज पर रखा। बीरबल, अकबर, सेनापति मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा वहां मौजूद थे। देख लीजिए, जकाउल्लाह ने कहा। पत्थर यहाँ है। बीरबल ने पत्थर को गौर से देखा। उन्होंने उसे हाथ लगाकर परखा। असली था, ठंडा और भारी। सब बाहर निकले। एक पहला ताला सेनापति मानसिंह ने लगाया, चाबी अपनी जेब में रखी। 2 दूसरा ताला खजांची ने लगाया, चाबी बादशाह को दी। 3 तीसरा ताला खुद जकाउल्लाह ने अपने खास ताले से लगाया और चाबी अपने पास रखी। दरवाजे पर शाही मुहर, सील लगा दी गई। मोम पिघलाकर उस पर अकबर की अंगूठी का निशान बनाया गया। अब अगर कोई ताला खोलने की कोशिश करता तो मुहर टूट जाती। बाहर 50 सबसे खूंखार पठान पहरेदारों को तैनात किया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज रात परिंदा भी पन मार सके। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, परिंदा तो क्या, हवा का झोंका भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन यह सौदागर मुझे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी लग रहा है। अध्याय 2, गायब। नीलम और कोहराम रात भर पहरेदार जागते रहे। न कोई आया, न कोई गया। दरवाजे की मुहर वैसी ही थी। सन्नाटा इतना था कि पहरेदार अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। सुबह हुई। अकबर, बीरबल और पूरा दरबार तहखाने के बाहर जमा हुआ। जकाउल्लाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। खोलिए दरवाजा, अकबर ने हुक्म दिया। तीनों चाबियां लगाई गईं, मुहर तोड़ी गई। चरमराहट के साथ भारी दरवाजा खुला। मशालें जलाई गईं। सब अंदर दाखिल हुए। अकबर की चीख निकल गई। यह नामुमकिन है। संगमरमर की मेज खाली थी। नील में तारा गायब था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने दीवारें टटोली। जहांपनाह, यह जरूर जिन्नात का काम है। मैंने कहा था, यह आदमी जादूगर है। जकाउल्लाह ठहाका मारकर हंसा। जादू नहीं, हुनर है, हुनर। शर्त के मुताबिक अब मुझे मेरे वजन के बराबर सोना दीजिए। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मानसिंह की ओर देखा। क्या किसी पहरेदार ने गद्दारी की? असंभव महाराज, मैं खुद पूरी रात जागता रहा। मानसिंह ने सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर 24 घंटे के अंदर इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा तो यह हमारी सल्तनत की तौहीन होगी। ढूंढो चोर को, चाहे वह पाताल में क्यों न हो। अध्याय 3,
बीरबल की जांच पड़ताल। बीरबल शांत थे। वे उस खाली कमरे में अकेले रुक गए। उन्होंने हर चीज का मुआयना करना शुरू किया। एक दीवारें, कोई गुप्त दरवाजा नहीं था। 2 फर्श, कहीं कोई सुरंग नहीं थी। 3 छत, वह जालीदार रोशनदान बहुत ऊंचा था और इतना छोटा कि उसमें से इंसान का हाथ भी नहीं निकल सकता। बीरबल ने फर्श पर कुछ देखा। मेज के ठीक नीचे धूल के बहुत हल्के कण थे, जैसे वहां कुछ गिरा हो। उन्होंने उसे उंगली से उठाया और सूंघा। गुलाब और मछली। बीरबल बड़बड़ाए। यह एक अजीब मिश्रण था। फिर उन्होंने रोशनदान, वेंटिलेटर की तरफ देखा। वहां एक मकड़ी का जाला था। जाला टूटा हुआ नहीं था। इसका मतलब ऊपर से भी कोई अंदर नहीं आया। बीरबल बाहर आए। जकाउल्लाह बाहर खड़ा अंगूर खा रहा था। क्यों वजीर ए आजम? हार मान ली? उसने ताना मारा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है खान साहब। बस एक सवाल है, आपको मछली पसंद है? जकाउल्लाह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर हंसा। मैं फारस से हूं, हमें गोश्त पसंद है, मछली नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, बीरबल ने कहा और चले गए। अध्याय 4, संदिग्धों का घेरा। बीरबल सीधा शाही रसोई में गए। उन्होंने रसोई से पूछा, कल रात महल के पिछले हिस्से में जहां तहखाने का रोशनदान खुलता है, वहां कौन कौन गया था? रसोइये ने कांपते हुए कहा, हुजूर, उधर तो कूड़ा फेंका जाता है। बस सफाई कर्मचारी घसीटा गया था और शाही बिल्लियां घूमती रहती है। बिल्लियां? बीरबल के दिमाग की घंटी बजी। जी हुजूर, बादशाह की प्यारी बिल्ली सुंदरी कल रात से गायब है। बीरबल ने अगला पड़ाव जकाउल्लाह के तंबू, टेंट में डाला। उन्होंने अपने जासूसों को आदेश दिया, जकाउल्लाह पर नजर रखो। वह क्या खाता है, किससे मिलता है, और खासकर क्या वह किसी जानवर के पास जाता है? दोपहर तक खबर आई, जकाउल्लाह के पास कोई जानवर नहीं है, लेकिन उसने बाजार से बांस की पतली छड़ियां और मछली का तेल मंगवाया था। बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर बेचैन थे। बीरबल, शाम होने को है, सोना तौलने की तैयारी हो रही है। जहांपनाह, सोना नहीं, लोहे की बेड़ियां तैयार रखिए। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, चोर मिल गया है, बस उसे रंगे हाथों पकड़ना बाकी है। कौन है चोर? कोई जिन? मुल्ला दो प्याजा ने पूछा। नहीं मुल्ला जी, चोर न इंसान है न जिन, चोर एक शिकारी है। अध्याय 5, बीरबल का नाटक। बीरबल ने घोषणा करवाई कि वह आज रात उसी बंद कमरे में सोएंगे ताकि जिन को पकड़ सके। रात हुई। बीरबल कमरे में अकेले थे। उन्होंने मेज पर वैसा ही एक नकली चमकदार पत्थर रखा, लेकिन इस बार उन्होंने मेज के चारों तरफ गोंद, ग्लू फैला दी और फर्श पर महीन आटा बिखेर दिया। उन्होंने रोशनदान के नीचे एक बड़ा भगोना रख दिया जिसमें पानी भरा था। आधी रात के वक्त छत की जाली से हल्की सरसराहट हुई। बीरबल ने अपनी आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगे। ऊपर से एक लंबी पतली चीज नीचे उतरी। वह एक बांस की छड़ी थी। उसके सिरे पर कुछ चिपचिपा लगा था, लेकिन वह छड़ी पत्थर तक नहीं पहुंची। तभी रोशनदान से कुछ और नीचे उतरा, एक छोटी सी परछाई। वह सीधी मेज पर कूदी। जैसे ही वह कूदी, छपाक की आवाज हुई। वह परछाई पानी के भगोने में गिर गई जो बीरबल ने रखा था। बीरबल ने तुरंत चादर फेंकी और उस परछाई को पकड़ लिया। म्याऊ, वह कोई और नहीं, शाही बिल्ली सुंदरी थी, लेकिन सुंदरी के गले में एक अजीब सा पट्टा, कॉलर था। बीरबल ने पट्टा खोला। उसके अंदर एक छोटी सी थैली थी। अध्याय 6, रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार लगा। जकाउल्लाह अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार था। बादशाह सलामत, लाइए मेरा सोना, उसने हाथ फैलाए। बीरबल आगे आए। उनके हाथ में एक ढका हुआ पिंजरा था। जहांपनाह, चोर हाजिर है, बीरबल ने कहा। उन्होंने कपड़ा हटाया। पिंजरे में सुंदरी बिल्ली बैठी थी। सब हैरान रह गए। बिल्ली? एक बिल्ली ने ताला तोड़ा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने पूरी कहानी बताई। जहांपनाह, यह आदमी कोई जादूगर नहीं, एक मदारी है। इसने हमारी शाही बिल्ली को कई दिनों से प्रशिक्षित, ट्रेन किया था। इसकी योजना बहुत बारीक थी। एक इसने नील में तारा
पर मछली का विशेष तेल, फिश ऑयल, मला था, जिसकी गंध सिर्फ बिल्लियां सूंघ सकती है। 2 जब हम सब बाहर चले गए तो कमरे में अंधेरा था। 3 इसने छत के रोशनदान से एक पतली रस्सी लटकाई जिसमें मांस का टुकड़ा था। बिल्ली उस गंध को सूंघते हुए रोशनदान, जो इतना छोटा है कि इंसान नहीं आ सकता पर बिल्ली आ सकती है, से अंदर आई। 4 बिल्ली को सिखाया गया था कि वह चमकती हुई चीज को उठाए। उसने पत्थर को अपने मुंह में दबाया। 5 जकाउल्लाह ने ऊपर से रस्सी खींची। बिल्ली रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गई या रोशनदान से बाहर कूद गई। जकाउल्लाह पसीना पसीना हो गया। यह झूठ है। सबूत क्या है? बीरबल ने बिल्ली के गले से निकला पट्टा दिखाया। इस पट्टे के अंदर वह नीलम था। और बीरबल ने ताली बजाई। एक सैनिक जकाउल्लाह का संदूक लेकर आया। खान साहब, आपके संदूक के नीचे एक गुप्त दराज है जहां आपने मछली का तेल और बांस की छड़ियां छिपाई थीं। बीरबल ने जकाउल्लाह की पगड़ी की तरफ इशारा किया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो असली नीलम अभी भी इसकी पगड़ी में नहीं बल्कि बिल्ली के उस पट्टे में था जो यह रात को बिल्ली से कलेक्ट कर चुका था। लेकिन कल रात मैंने बिल्ली को पहले ही पकड़ लिया। बीरबल ने अपनी जेब से असली नील में तारा निकाला। उपसंहार। अकबर की हंसी। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ हमारा खजाना बचाया बल्कि हमारी सुंदरी को भी चोर बनने से बचा लिया। जकाउल्लाह घुटनों पर गिर गया। माफी हुजूर, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। जकाउल्लाह, तुम्हारी कला अद्भुत है लेकिन नीयत खराब। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले 1 साल तक हमारी शाही बिल्लियों की देखभाल करोगे और उन्हें तमीज सिखाओगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा ने मुंह बनाते हुए कहा, हुँ, मैं भी यही कहने वाला था कि यह बिल्ली का ही काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुल्ला जी, अगली बार जिन्नात को पकड़ने का काम मैं आप पर ही छोड़ूंगा। कहानी की सीख बुद्धि और तर्क के सामने बड़ी से बड़ी चालाकी और बंद कमरे के रेहे से भी खुल जाते हैं। समस्या चाहे कितनी भी जादुई क्यों न लगे, उसका हल अक्सर तर्क में ही छिपा होता है। एक पागलपन भरी शर्त। दिल्ली की कड़कड़ाती गर्मी की एक शाम थी। चांदनी चौक की भीड़-भाड़ में विक्की अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठा था। अरे विक्की भाई, तुम्हारे चैनल डेयरिंग दिल्ली पर व्यूज नहीं आ रहे, एक दोस्त ने ताना मारा। सिर्फ खंडहरों में जाकर, गाइस, यहाँ बहुत डर लग रहा है, बोलने से कुछ नहीं होगा। असली दम है तो लाल किले में एक रात बिता कर दिखाओ। विक्की के अहंकार को चोट लगी। क्या बात कर रहा है? लाल किला तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वहां रात को रुकना मना है। दूसरे दोस्त ने कहा, कहते हैं रात 12 बजे के बाद वहां मुगलों की रूहें दरबार लगाती है और जो वहां रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। विक्की ने जोश में टेबल पर हाथ मारा। मंजूर है, आज रात मैं और बंटी लाल किले के अंदर रुकेंगे और पूरा वीडियो लाइव रिकॉर्ड करेंगे। बंटी, जो समोसा खा रहा था, उसके गले में निवाला अटक गया। क्या? मैं? भाई, मुझे तो अपने घर के बाथरूम में भी डर लगता है। तू लाल किले की बात कर रहा है, लेकिन शर्त लग चुकी थी, इज्जत का सवाल था। अध्याय 2। किले में घुसपैठ। रात के 8 बज रहे थे। पर्यटकों के लिए किला बंद हो रहा था। विक्की और बंटी चुपके से दीवान-ए-आम के पीछे झाड़ियों में छिप गए। गार्ड्स ने सीटी बजाई। दरवाजे बंद होने की आवाज आई। भारी भरकम लोहे के गेट बंद होते ही अंदर का माहौल बदल गया। बाहर दिल्ली का शोर था, लेकिन किले की ऊंची दीवारों के अंदर मौत जैसा सन्नाटा। भाई, मुझे घर जाना है, बंटी फुसफुसाया। मुझे लग रहा है कि वो सामने वाला पेड़ मुझे घूर रहा है। चुप कर। विक्की ने कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है डेयरिंग दिल्ली में। आज हम हैं इतिहास के सबसे खौफनाक किले में। आप देख सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है सिवाय हमारे और शायद कुछ रूहों के। विक्की बोल तो रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अध्याय 3। घुंघरुओं की आवाज। रात के 11 बज चुके थे। चांद बादलों के पीछे लुकाछिपी खेल रहा था। वे दोनों रंग महल की तरफ बढ़े। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। इतनी गर्मी में भी उन्हें ठिठुरन महसूस हुई। छन छन छन। बंटी रुक गया। विक्की, तूने ये आवाज सुनी? हवा होगी,
बंटी, वहम है तेरा। छन छन छन। इस बार आवाज साफ थी। कोई संगमरमर के फर्श पर चल रहा था। आवाज मुमताज महल की ओर से आ रही थी। दोनों ने सांस रोक ली। एक सफेद साया खंभे के पीछे से गुजरा। मम्मी, बंटी चिल्लाया, लेकिन विक्की ने उसका मुंह दबा दिया। पागल है क्या? गार्ड्स सुन लेंगे तो जेल होगी, भूत पकड़ेगा तो सिर्फ जान जाएगी। जेल ज्यादा बुरी है। चुप रह। वे दबे पांव उस साए का पीछा करने लगे। विक्की को लगा कि यह कोई बड़ा कंटेंट बनेगा। वे एक गलियारे में पहुंचे जो हमाम, शाही स्नानघर की तरफ जाता था। अध्याय 4, बादशाह का भूत या कुछ और। हमाम के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुगलों जैसे शाही कपड़े पहने थे, सिर पर ताज, बदन पर शेरवानी। वह पीठ करके खड़ा था। विक्की ने कांपते हाथों से कैमरा जूम किया। दोस्तों, यह देखिए, शायद यह बहादुर शाह जफर की रूह है। तभी वह भूत पलटा। उसका चेहरा भयानक था, दाढ़ी थी और आंखों में अंगारे नहीं, आंखों पर काला चश्मा था। भूत ने अपनी जेब से कुछ निकाला। विक्की को लगा खंजर होगा, लेकिन भूत ने आईफोन 14 निकाला और कान पर लगाया। हेलो, हाँ भाई, खुदाई चालू है। मालदीव की टिकट बुक करा दे, आज रात खजाना मिल जाएगा। विक्की और बंटी एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा भूत है जो मालदीव जाना चाहता है? बंटी ने धीरे से पूछा। विक्की समझ गया। अबे गधे, ये भूत नहीं है, ये चोर है, स्मगलर्स। ये लोग भूत बनकर लोगों को डराते हैं ताकि यहाँ आराम से खुदाई कर सके। अध्याय 5, खजाने का नक्शा और सुरंग। विक्की का डर अब रोमांच में बदल गया था। बंटी, अब तो वीडियो वायरल होगा। लाल किले में हाईटेक चोर। वे छिपकर सुनने लगे। वह आदमी, नकली बादशाह, अपने साथियों को बुला रहा था। 3-4 और लोग आए। सबके हाथ में फावड़े और ड्रिल मशीनें थीं। बॉस, नक्शे के हिसाब से खजाना नहरे भेश्त, स्वर्ग की नहर के ठीक नीचे है। अंग्रेजों ने सब लूटा, लेकिन नादिर शाह का एक संदूक यहाँ छूट गया था, बॉस ने कहा। वे लोग जमीन खोदने लगे। विक्की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी बंटी की जेब में रखा फोन बज उठा। रिंगटोन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सन्नाटे में वह गाना बम की तरह गूंजा। चोरों ने पलट कर देखा। कौन है वहां? भागो, विक्की चिल्लाया। अध्याय 6, चूहे बिल्ली का खेल। अब सीन पलट गया था। आगे विक्की और बंटी, पीछे फावड़े लेकर दौड़ते हुए 4 खूंखार स्मगलर। वे लाल किले के भूल भुलैया जैसे रास्तों में भाग रहे थे। सर जी, आज तो पक्का मरेंगे, बंटी हाफते हुए बोला। वे दौड़ते हुए एक पुराने टूटे हुए दरवाजे के अंदर घुस गए। यह सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। धड़ाम, दोनों किसी गीली चीज पर गिरे। बंटी ने मोबाइल की लाइट चलाई। वे एक सुरंग में थे। ये वही सुरंग है, विक्की ने याद किया, जो कहते हैं कि लाल किले से सीधे पुरानी दिल्ली के बाहर निकलती है, लेकिन सुरंग का रास्ता आगे बंद था। पत्थरों का ढेर लगा था। वे फंस चुके थे। ऊपर से कदमों की आवाज आ रही थी। ढूंढो सालों को, आज इनका भी इतिहास बना देंगे, बॉस की आवाज आई। अध्याय 7, विक्की का मास्टर स्ट्रोक। विक्की ने देखा कि कोने में कुछ पुराने मटके और जंग लगी जंजीरें पड़ी है। उसके दिमाग की बत्ती जली। बंटी, तेरे पास वो ब्लूटूथ स्पीकर है? हाँ, बैग में है, निकाल जल्दी और फुल वॉल्यूम कर। विक्की ने अपने फोन में एक ऑडियो क्लिप निकाली, जिसमें डरावनी हंसी, तोपों की आवाज और हाथियों की चिंगाल थी, जो उसने अपनी पिछली वीडियो के लिए एडिट की थी। चोर नीचे उतरे। बाहर निकलो, हमें पता है तुम यहीं हो। तभी अंधेरे सुरंग में एक भयानक आवाज गूंजी। खामोश। यह आवाज विक्की ने स्पीकर पर एक पुरानी फिल्म के डायलॉग से प्ले की थी। चोर सहम गए। ये कौन बोला? फिर स्पीकर से अजीबोगरीब हंसी और जंजीरों के खड़कने की आवाज आने लगी। बंटी असली जंजीरें हिला रहा था। विक्की ने अपने फोन की फ्लैशलाइट अपने चेहरे पर नीचे से मारी, जिससे चेहरा डरावना लगता है, और एक सफेद चादर, जो वे पिकनिक के लिए लाए थे, ओढ़कर पत्थरों के ऊपर खड़ा हो गया। गुस्ताख,
तुम हमारी नींद खराब करने आए हो। विक्की ने भारी आवाज बनाने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी फटी हुई लग रही थी। हम मुगले आजम के वफादार जिन हैं। जो यहाँ से एक ईंट भी ले गया वो पत्थर का बन जाएगा। स्मगलर्स, जो अंधविश्वासी थे, डर के मारे कांपने लगे। बॉस, ये तो सचमुच का जिन लग रहा है। बॉस भी घबरा गया। अरे, लेकिन जिन के हाथ में डिजिटल घड़ी क्यों है? उसने विक्की की कलाई देख ली। विक्की ने जल्दी से हाथ पीछे किया। यह हमारा वक्त नापने का यंत्र है। सवाल मत पूछो वरना भस्म कर दूंगा। बंटी ने पीछे से एक मटका लुढ़का दिया। धड़ 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 चोरों की हिम्मत जवाब दे गई। भागो, खजाना नहीं चाहिए, जान प्यारी है। वे उल्टे पैर ऊपर की तरफ भागे। अध्याय 8। पुलिस और वायरल वीडियो चोर जैसे ही सुरंग से बाहर निकले और दीवाने-आम की तरफ भागे, सामने से तेज रोशनी आई। सरेंडर कर दो, यह पुलिस थी। असल में जब बंटी का फोन बजा था वह गलती से उसके पापा को लग गया था। पापा ने घबराकर पुलिस को फोन कर दिया था कि मेरा बेटा लाल किले में फंस गया है। पुलिस उन्हें ढूंढने ही आई थी, लेकिन उन्हें मिल गए अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर। पुलिस ने चोरों को दबोच लिया। विक्की और बंटी सुरंग से बाहर निकले, धूल और मकड़ी के जालों में लिपटे हुए। इंस्पेक्टर ने विक्की को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की ने कैमरा दिखाया। सर, स्टिंग ऑपरेशन। हम देश का खजाना बचा रहे थे। उपसंहार। एपिलॉग। अगले दिन डेयरिंग दिल्ली चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ। लाल किले की खौफनाक रात, हमने पकड़े स्मगलर। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। मिलियन व्यूज। विक्की और बंटी अब स्टार बन चुके थे। न्यूज चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे। रिपोर्टर, विक्की जी, क्या आपको डर नहीं लगा? विक्की, कॉलर ऊपर करते हुए, डर? जी नहीं, डर के आगे जीत है। मैंने तो उन चोरों को अपनी रूहानी ताकत से भगा दिया। बंटी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि उस रात विक्की की हालत क्या थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब विक्की अपना वीडियो एडिट कर रहा था, उसने आखिरी फुटेज को ध्यान से देखा। वीडियो में जब पुलिस चोरों को ले जा रही थी और विक्की कैमरा ऑफ कर रहा था, पीछे दीवान-ए-खास की बालकनी में एक धुंधला सा साया खड़ा था। एक बुजुर्ग आदमी सफेद शेरवानी में, जो विक्की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। विक्की के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त वहां कोई जीवित इंसान नहीं था। उसने जूम किया, साये के पैर नहीं थे। विक्की ने बंटी को फोन लगाया। भाई, क्या हुआ? अगली बार हम एडवेंचर पार्क चलेंगे, किले विले नहीं जाना यार। कहानी की सीख, इतिहास की इज्जत करनी चाहिए और हर पुरानी जगह पर सिर्फ वहम नहीं होता, कभी कभी हकीकत कहानियों से ज्यादा अजीब होती है। और हाँ, मोबाइल को हमेशा साइलेंट पर रखना चाहिए। शाही कोहराम आगरा के किले में सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि दीवाने-खास में भूचाल आ गया। नहीं मिल रहा? मतलब क्या है कि नहीं मिल रहा? अकबर की दहाड़ से किले के कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गए। सामने कुतुब खाने का इंचार्ज शेर खान थर-थर कांप रहा था। जज जहां पनाह, मैंने रात को उसे संदूक में ही रखा था। वह फरमान-ए-खास था जिसमें तुर्की के सुल्तान के लिए संधि का प्रस्ताव था। आज दोपहर तुर्की के राजदूत आने वाले हैं। अगर उन्हें वह फरमान नहीं मिला तो जंग छिड़ सकती है। अकबर ने माथे पर हाथ मारा। या खुदा, हमारी नाक कट जाएगी। एक कागज का टुकड़ा हमारे महल से गायब हो गया और हमारे 500 पहरेदार मक्खियां मार रहे हैं। अकबर ने चिल्लाकर कहा, बीरबल को बुलाया जाए, अभी के अभी। अध्याय 2। बीरबल की एंट्री 10 मिनट बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। वे हमेशा की तरह शांत थे, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक। आदाब जहांपनाह, इतनी सुबह मुझे याद किया। क्या सूरज आज पश्चिम से निकला है? मजाक बंद करो बीरबल, अकबर ने गुस्से में कहा। मेरा शाही फरमान गायब है। वह लाल मखमली कपड़े में लिपटा हुआ था। अगर वह दोपहर तक नहीं मिला तो मैं इस शेर खान को शेर के पिंजरे में डलवा दूंगा। बीरबल ने शेर खान की तरफ देखा, जो पसीने में नहाया हुआ था। महाराज, गुस्सा थूक दीजिए, गुस्से से अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। बीरबल ने कहा, मुझे उस कमरे में ले चलिए जहां फरमान रखा था। अध्याय 3।
बंद कमरे की पहेली शाही लाइब्रेरी कुतुबखाना में सन्नाटा था। बीरबल ने मुआयना शुरू किया। एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। शेर खान के मुताबिक 2 खिड़कियां इतनी ऊंची थीं कि कोई इंसान नहीं चढ़ सकता। 3 संदूक का ताला टूटा नहीं था, लेकिन अंदर से फरमान गायब था। मुल्ला 2 प्याजा भी वहां आ धमके। वाह बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल भी घास चरने गई क्या? यह जिन्नात का काम है। हमें मौलवी को बुलाना चाहिए, बीरबल को नहीं। बीरबल ने मुल्ला की बात अनसुनी कर दी। उनकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां कुछ अजीब चीजें थीं। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां, एक छोटा सा काला गोल सा टुकड़ा जो बकरी की मिंगनी जैसा लग रहा था, और संदूक के कोने पर लार सलाइवा का निशान। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चोर बहुत शातिर है। उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक है। अकबर हैरान थे। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि चोर शाही बावर्ची खाने किचन से ताल्लुक रखता है। अध्याय 4 शाही रसोई का हंगामा। बीरबल, अकबर और पूरा लवाजमा शाही रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई में शाही कोरमा और बिरयानी की खुशबू उड़ रही थी। मुख्य बावर्ची जुम्मन कलछी चला रहा था। जुम्मन, अकबर ने आवाज दी। जुम्मन के हाथ से कलछी छूट गई। बब बादशाह सलामत, मैंने नमक ठीक डाला है, कसम खुदा की। बीरबल आगे आए। जुम्मन, यह बताओ, तुम्हारी वो लाडली अनारकली कहाँ है? जुम्मन का रंग उड़ गया। अनारकली? हुजूर, वो तो बाहर बंधी है, बुलाओ उसे। बीरबल ने आदेश दिया। जुम्मन बाहर गया और एक मोटी ताजी काले रंग की बकरी को रस्सी से खींचता हुआ लाया। बकरी जुगाली कर रही थी। उसके मुंह से अभी भी कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। मुल्ला 2 प्याजा हंसे। वाह बीरबल, अब तुम बकरियों से पूछताछ करोगे? यही दिन देखना बाकी था। बीरबल ने बकरी के पास जाकर उसके मुंह को ध्यान से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक लाल रंग का धागा लटका हुआ था, वही मखमली धागा जो शाही फरमान को बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। अध्याय 5 बकरी का पेट या शाही तिजोरी। सबकी सांसें थम गईं। जहांपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, मुझ पर यकीन मानिए, आपका तुर्की संधि प्रस्ताव इस वक्त अनारकली के पेट में हजम हो रहा है। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या? एक बकरी ने मेरा फरमान खा लिया? इसे अभी काट डालो, इसका पेट चीरकर फरमान निकालो। जुम्मन बावर्ची रोने लगा। दुहाई हो महाराज, अनारकली मेरे बच्चे जैसी है, उसे मत मारिए। बीरबल ने बीच बचाव किया। महाराज रुकिए, पेट चीरने से फरमान लुगदी पल्प के रूप में मिलेगा, पढ़ने लायक नहीं रहेगा, और तुर्की के राजदूत को हम बकरी के पेट से निकला हुआ कागज नहीं दे सकते। यह हमारी तौहीन होगी। तो अब हम क्या करें? अकबर ने सिर पकड़ लिया। राजदूत 1 घंटे में आ रहा है। अध्याय 6 बीरबल का मास्टर प्लान। बीरबल ने कुछ सोचा और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। महाराज, फरमान तो गया, अब नया लिखने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि उस पर शाही मुहर सील लगाने वाला ठप्पा भी गायब है, जो शायद अनारकली निगल गई है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। क्या? हमें राजदूत के सामने अभिनय एक्टिंग करना होगा। योजना तुर्की के राजदूत को यह नहीं पता कि फरमान में क्या लिखा था। उसे बस इतना पता है कि एक फरमान दिया जाना है। बीरबल ने योजना बनाई कि वह खुद फरमान पढ़ेंगे। अध्याय 7 दरबार का नाटक दोपहर हो गई। तुर्की का राजदूत पाशा भारी भरकम पगड़ी पहनकर दरबार में आया। सलाम वालेकुम हिंदुस्तान के बादशाह, हमारे सुल्तान आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, पाशा ने कहा। अकबर गद्दी पर बैठे थे, चेहरे पर तनाव था, लेकिन मुस्कान चिपकाए हुए थे। बीरबल आगे आए। उनके हाथ में एक शाही थाल था, जो मखमली कपड़े से ढका था। बीरबल ने कहा, माननीय राजदूत, हमारे बादशाह ने आपके सुल्तान के लिए एक ऐसा संदेश भेजा है जो कागज पर नहीं लिखा जा सकता था। यह संदेश इतना गहरा है कि इसे जिंदा रखा गया है। राजदूत हैरान था। जिंदा संदेश? बीरबल ने इशारा किया। 2 सेवक अनारकली बकरी को दरबार में ले आए। बकरी को अब रेशमी कपड़े पहनाए गए थे और गले में मोतियों की माला थी। दरबार में सन्नाटा छा गया।
मुल्ला दो प्याजा अपनी हंसी रोकने के लिए खुद को चिकोटी काट रहे थे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जनाब, यह कोई मामूली बकरी नहीं है, यह अमन की बकरी है। हमारे बादशाह का मानना है कि कागज के टुकड़े फट सकते हैं, स्याही मिट सकती है, लेकिन यह जीव प्रेम और शांति का प्रतीक है। हमने अपना फरमान इसके कानों में फूंका है और इसे पवित्र घास खिलाई है। बीरबल ने आगे जोड़ा, अगर आपके सुल्तान इस बकरी को अपने महल के बगीचे में रखेंगे तो जब तक यह खुश रहेगी हमारे देशों के बीच अमन रहेगा। अध्याय 8। राजदूत की प्रतिक्रिया। राजदूत पाशा ने बकरी को गौर से देखा। अनारकली ने जोर से आवाज निकाली, मैं। बीरबल ने तुरंत अनुवाद किया, देखिए, यह कह रही है, मैं अमन चाहती हूँ। राजदूत भावुक हो गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। माशा अल्लाह, क्या सोच है आपकी बादशाह अकबर। कागज तो सब भेजते हैं, लेकिन आपने अपनी सबसे प्यारी जीवित अमानत हमें सौंपी। मैं अभी जाकर सुल्तान को यह खुशखबरी दूंगा। राजदूत ने अनारकली की रस्सी थामी, उसे सलाम किया और खुशी खुशी दरबार से विदा हो गया। उपसंहार। राहत की सांस जैसे ही राजदूत गया, अकबर अपनी गद्दी पर लुढ़क गए और जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, मान गए तुम्हारी खोपड़ी को। तुमने एक पेटू बकरी को शांति दूत बना दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं जहांपनाह। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसे पेश करने का तरीका सही हो तो बकरी भी शेर का काम कर जाती है। मुल्ला दो प्याजा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन बीरबल, अगर सुल्तान ने उस बकरी को बिरयानी बना दिया तो? बीरबल हंसे, तो मुल्ला जी, समझ लीजिएगा कि हमारे देशों के संबंध बहुत लजीज हो गए। अकबर ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को दे दी। और हाँ, अकबर ने कहा, जुम्मन बावर्ची से कहो कि आज खाने में सिर्फ घासफूस बनेगा। मुझे डर है कि कहीं मेरी अगली अंगूठी उसके किसी मुर्गे के पेट में न हो। पूरा दरबार वाह वाह और ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख मुसीबत के वक्त घबराने की बजाय उसे संभालने का रचनात्मक। एक अजीब चोरी। चांदनी चौक की घड़ी में रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन सेठ करोड़ीमल की हवेली के बाहर हलचल थी। इंस्पेक्टर जासूस सिंह अपनी जीप से उतरे। उन्होंने अपनी टोपी ठीक की और मूंछों पर ताव दिया। गोपी, टॉर्च दिखाओ। जी सर। गोपी ने टॉर्च चलाई, लेकिन रोशनी इंस्पेक्टर की आंखों पर मार दी। अबे गधे, लाश पर नहीं, रास्ते पर रोशनी डाल। जासूस सिंह चिल्लाए। वे हवेली के अंदर पहुंचे। सेठ करोड़ीमल रो रहे थे। लुट गया, बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। क्या चोरी हुआ सेठ जी? सोना, चांदी या तिजोरी? जासूस सिंह ने पूछा। नहीं साहब, मेरा सोने का टूथब्रश चोरी हो गया। जासूस सिंह और गोपी एक दूसरे को देखने लगे। टूथब्रश? हाँ, उसमें हीरे जड़े थे और चोर ने एक खत छोड़ा है। जासूस सिंह ने खत उठाया। उस पर लिखा था, दांतों की सफाई जरूरी है सेठ जी, अगली बार असली माल रखना, खिलौने नहीं। आपका शुभचिंतक, नकाबपोश। तभी गोपी चिल्लाया, सर, यहाँ देखिए। दीवार पर एक परछाई दिखी। काली पोशाक, चेहरे पर काला नकाब और हाथ में वह चमकता हुआ टूथब्रश। वह नकाबपोश खिड़की की मुंडेर पर खड़ा था। उसने सलाम ठोका और हंसते हुए नीचे कूद गया। पकड़ो उसे, जासूस सिंह चिल्लाए। अध्याय 2। छतों पर दौड़। जासूस सिंह और गोपी खिड़की से नीचे कूदे। गोपी सीढ़ियों से आया क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। नकाबपोश आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। यह दौड़ सड़कों पर नहीं, बल्कि पुरानी दिल्ली की छतों पर हो रही थी। नकाबपोश किसी बिल्ली की तरह एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा रहा था। जासूस सिंह भी कम नहीं थे। वे कूदे, लेकिन धोती सूख रही थी, उसमें उलझ गए। गोपी, गोली चलाओ। गोपी ने बंदूक निकाली, निशाना साधा और ठान्य। गोली नकाबपोश को नहीं, बल्कि एक कबूतर के पिंजरे को लगी। सारे कबूतर उड़ गए। नकाबपोश रुका। उसने पलटकर देखा और एक फ्लाइंग किस दिया। अलविदा इंस्पेक्टर, कसरत किया करो। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक धुआं बम, स्मोक बॉम्ब निकाला और जमीन पर पटक दिया। चारों तरफ बैंगनी रंग का धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो नकाबपोश गायब था। वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, सेठ का सोने का टूथब्रश।
उस पर एक पर्ची चिपकी थी, नकली सोना है, सेठ को गिरफ्तार करो धोखाधड़ी के लिए। अध्याय 3, नकाबपोश कौन है। अगले दिन पूरे शहर में खबर छप गई। रिपोर्टर बिजली टीवी पर चिल्ला रही थी, कौन है यह रहस्यमयी नकाबपोश? क्या यह कोई मसीहा है या शातिर चोर? पुलिस के हाथ खाली है और इंस्पेक्टर जासूस सिंह के हाथ में सिर्फ एक नकली टूथब्रश है। पुलिस स्टेशन में कमिश्नर का पारा 7वें आसमान पर था। जासूस सिंह, यह नकाबपोश मेरी नाक में दम कर चुका है। आज रात शहर के म्यूजियम में दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर का भाई प्रदर्शनी के लिए आ रहा है। मुझे खबर मिली है कि नकाबपोश उसे चुराने वाला है। अगर आज वो बच निकला तो तुम दोनों ट्रैफिक पुलिस में हवलदारी करोगे। जासूस सिंह ने कसम खाई। सर, आज रात नकाबपोश का आखिरी शो होगा। अध्याय 4, म्यूजियम का जाल। रात के 10 बजे म्यूजियम को किले में बदल दिया गया था। लेजर बीम्स, सेंसर और 50 पुलिस वाले तैनात थे। हीरा एक बुलेट प्रूफ कांच के बॉक्स में रखा था। जासूस सिंह और गोपी एक मिस्र की मम्मी के ताबूत के पीछे छिपे थे। सर, मुझे भूख लगी है, गोपी फुसफुसाया। चुप रह, अभी नकाबपोश आएगा, जासूस सिंह ने डांटा। रात के 12 बजे बिजली कड़की और म्यूजियम की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। अचानक एक आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों और छिपे हुए पुलिस वालों, शो शुरू होने वाला है। यह आवाज चारों तरफ से आ रही थी। जनरेटर चला और लाइट वापस आई। सबकी नजर हीरे पर गई। हीरा अपनी जगह पर था। जासूस सिंह हंसे। देखा, हमारे डर से आया ही नहीं। तभी गोपी ने कहा, सर, हीरे के पास वो क्या है? हीरे के बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सफेद चूहा दौड़ रहा था और हीरे की जगह एक कांच का टुकड़ा रखा था। ये कैसे हुआ? बॉक्स तो बंद है। तभी छत से एक रस्सी लटकी। नकाबपोश छत के पंखे पर उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। उसके हाथ में असली हीरा था। जादू इंस्पेक्टर साहब, जादू। अध्याय 5, जासूस सिंह का मास्टर स्ट्रोक। नकाबपोश ने रस्सी छोड़ी और फर्श पर लैंड किया। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। अब तुम गए बेटा, जासूस सिंह ने बंदूक तानी। नकाबपोश हंसा। इंस्पेक्टर, तुम्हें लगता है मैं अकेला आया हूं? उसने सीटी बजाई। अचानक म्यूजियम की खिड़कियां टूट गईं और अंदर 10 और नकाबपोश कूद पड़े। सबके कपड़े एक जैसे, कदकाठी एक जैसी। अब वहां 11 नकाबपोश थे। पुलिस कंफ्यूज हो गई। किसे पकड़े? असली नकाबपोश भीड़ में मिल गया। पुलिस वाले आपस में ही टकराने लगे। गोपी ने एक नकाबपोश को पकड़ा, लेकिन वो मम्मी का पुतला निकला। इसी अफरातफरी में असली नकाबपोश मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जासूस सिंह ने पहले से एक प्लान बनाया था। उन्होंने दरवाजे का बटन दबाया और फर्श पर तेल, ऑयल गिर गया। नकाबपोश का पैर फिसला। धड़ाम। हीरा हवा में उछला और सीधे गोपी के खुले मुंह में जाकर गिरा, जो जम्हाई ले रहा था। गप। गोपी ने अनजाने में हीरा निगल लिया। नकाबपोश जमीन पर गिरा था। जासूस सिंह ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। पकड़ा गया। अब तेरा खेल खत्म। अध्याय 6, नकाब के पीछे का चेहरा। पुलिस ने नकाबपोश को हथकड़ी लगा दी। मीडिया वाले आ गए। हटिए, हटिए, आज राज खुलेगा, जासूस सिंह ने गर्व से कहा। उन्होंने नकाबपोश के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। कौन है यह? कोई पुराना मुजरिम? कोई विदेशी जासूस? जासूस सिंह ने झटका देकर नकाब खींचा। सब चौंक गए। नकाब के पीछे एक खूबसूरत लड़की थी। वह कोई और नहीं, रिपोर्टर बिजली की जुड़वा बहन बादली थी, जो एक मशहूर जादूगरनी मैजिशियन थी। बादली? जासूस सिंह हैरान थे। बादली मुस्कुराई। मजा आया इंस्पेक्टर। मैं तो बस यह देख रही थी कि हमारे शहर की पुलिस कितनी चुस्त है। और वो हीरा तो मैंने चुराया ही नहीं। क्या मतलब? असली हीरा तो सुबह ही बैंक में जमा हो चुका है। म्यूजियम में जो रखा था वो नकली था। मैं तो बस उस नकली हीरे को चुराकर पुलिस की सुरक्षा की पोल खोलने आई थी। तभी गोपी का चेहरा पीला पड़ गया। सर, अगर वो नकली कांच का टुकड़ा था तो मेरे पेट में अब दर्द क्यों हो रहा है? जासूस सिंह ने सिर पीट लिया।
गोपी, तुझे अब ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। उपसंहार, कहानी अभी बाकी है। बादली को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसने तकनीकी रूप से कोई कीमती चीज नहीं चुराई थी और उसने सुरक्षा की खामियां उजागर की थीं। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अगले दिन जासूस सिंह को मेडल मिला। अनजाने में ही सही, उन्होंने चोर को पकड़ा था। गोपी अस्पताल में था, जहां डॉक्टर ने उसके पेट से कांच का टुकड़ा निकाला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात को जासूस सिंह अपने घर की बालकनी में चाय पी रहे थे। तभी उनकी मेज पर एक कागज का जहाज, पेपर प्लेन, आकर गिरा। उन्होंने उसे खोला। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर, वो लड़की तो बस मेरी शागिर्द, स्टूडेंट थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली मुलाकात लाल किले पर। असली नकाबपोश जासूस सिंह ने चाय का कप रख दिया और मुस्कुराए। गोपी, छुट्टी कैसल, वर्दी तैयार कर, नया ड्रामा शुरू होने वाला है। हर चमकती चीज हीरा नहीं होती और हर नकाबपोश दुश्मन नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में थोड़ा रहस्य और रोमांच होना जरूरी है, वरना पुलिस की नौकरी और समोसे दोनों ठंडे हो जाते हैं। काला साया और पुरानी शर्त रात के 11 बज रहे थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी संकरी सड़क पर एक एसयूवी कार तेजी से दौड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट ने सन्नाटे को चीर रखा था। कार में 4 दोस्त बैठे थे, रवि, समीर, विक्रम और नेहा। वे दिल्ली की चकाचौंध से दूर राजस्थान के एक भूले बिसरे गांव लालगढ़ की ओर जा रहे थे। यार विक्रम, क्या जरूरत थी इस शर्त को लगाने की? नेहा ने डरते हुए कहा। उसकी नजरें बाहर के घने अंधेरे पर टिकी थीं। मैंने सुना है लालगढ़ की उस हवेली में जो भी गया वो वापस नहीं आया, या आया भी तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। विक्रम, जो स्टीयरिंग व्हील पर था, हंसा। नेहा, तुम आज के जमाने में भी इन भूतों प्रेतों पर विश्वास करती हो? वो हवेली 100 साल से बंद है। लोग कहानियां बना लेते हैं ताकि कोई वहां कब्जा न कर ले। हम बस वहां एक रात बिताएंगे, वीडियो बनाएंगे और सुबह होते ही वापस। सोचो, हमारे YouTube चैनल के लिए कितना जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। रवि, जो पीछे की सीट पर बैठा था और अपने कैमरे के लेंस को साफ कर रहा था, बोला, कंटेंट तो ठीक है भाई, लेकिन वो तहखाने वाली चीख की कहानी, वो थोड़ी अजीब है। कहते हैं हर अमावस की रात ठीक 3 बजे उस हवेली के तहखाने से एक औरत की चीख सुनाई देती है। ऐसी चीख जो सुनने वाले के दिल की धड़कन रोक दे। बकवास, समीर ने टोकते हुए कहा, हालांकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हवा का झोंका होगा जो पुराने पाइपों से गुजरता होगा। गाड़ी एक बड़े से जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकी। हेडलाइट की रोशनी में एक विशालकाय खंडहर हो चुकी हवेली का ढांचा दिखाई दिया। ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली। दीवारों पर पीपल के पेड़ उग आए थे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जैसे कोई काली आंखें उन्हें घूर रही हों। अध्याय 2। सन्नाटे का शोर। वे चारों कार से उतरे। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। गेट को धक्का देने पर एक लंबी, कर्कश चर्रर की आवाज हुई, जिसने रात के सन्नाटे को और गहरा कर दिया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। मकड़ी के जाले झूमर की तरह लटक रहे थे। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल, मेन हॉल में दाखिल हुए, एक तेज दुर्गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने कागजों की मिलीजुली बदबू हो। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, नेहा ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा। विक्रम ने अपनी टॉर्च चलाई और दीवार पर लगी एक बड़ी तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग पर रोशनी डाली। तस्वीर एक रौबदार आदमी की थी, ठाकुर रंजीत सिंह। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रूर भाव था। लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में उसके पीछे एक परछाई भी पेंट की गई थी, जो धुंधली थी, लेकिन उसका आकार किसी औरत जैसा था। गाइस, रवि ने कांपती आवाज में कहा, मेरे कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है। बैटरी फुल थी, लेकिन अब यह दिखा रहा है कि बैटरी डेड होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स पुरानी जगहों पर कभी कभी ऐसे ही काम करते हैं, समीर ने तर्क दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप, भारी कदमों की आहट। चारों एक दूसरे को देखने लगे। ऊपर कोई है? विक्रम ने जोर से आवाज दी। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट मिली। अध्याय 3।
बंद दरवाजा और डायरी, वे चारों हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। पहली मंजिल पर कई कमरे थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। वह काले रंग का था और उस पर बड़े बड़े ताले लटके हुए थे जो अब जंग खा चुके थे। दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब से निशान बने थे, शायद तंत्र मंत्र के प्रतीक। ये वही कमरा लगता है, रवि ने कहा। ठाकुर का निजी कक्ष। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉड उठाया और तालों पर दे मारा। 2-3 वार के बाद पुराने ताले टूटकर गिर गए। दरवाजा खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी जिस पर एक डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। नेहा ने डरते डरते उसे खोला। वह पढ़ने लगी। तारीख 13 अक्टूबर 1924। आज फिर वही आवाज। वो मुझे सोने नहीं देती। मैंने गलती की थी। मुझे उसे तहखाने में चुनवाना नहीं चाहिए था। चंदा, मेरी चंदा, वो मर चुकी है, लेकिन उसकी रूह उस तहखाने की दीवारों में अब भी जिंदा है। वो कहती है कि वो मुझे ले जाएगी। अमावस की रात आ रही है। मुझे डर लग रहा है। नेहा ने डायरी बंद कर दी। हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। यह जगह शापित है। रुको, विक्रम ने कहा। तहखाना। डायरी में तहखाने का जिक्र है। आवाज वहीं से आती है। हमें तहखाने में जाना होगा। तुम पागल हो गए हो, समीर चिल्लाया। यहाँ लिखा है कि उसने किसी औरत को दीवार में चुनवा दिया था। तभी घड़ी में रात के 2:55 का समय हुआ। अचानक पूरे घर की बत्तियां जो वे अपने साथ लाए थे, इमरजेंसी लाइट्स, बुझने लगीं और फिर जलने लगी। हवा रुक गई। एक भारी सन्नाटा छा गया। अध्याय 4। तहखाने का रास्ता। विक्रम मानने को तैयार नहीं था। वह रहस्य को सुलझाना चाहता था। वे नीचे हॉल में आए। हॉल के कोने में एक गलीचे के नीचे उन्हें एक लकड़ी का दरवाजा मिला जो जमीन फ्लोर में बना था। यह तहखाने का रास्ता था। घड़ी में 2:58 हो चुके थे। विक्रम ने दरवाजा खोला। नीचे घुप अंधेरा था और सीढ़ियां पाताल लोक की तरफ जाती हुई लग रही थीं। नीचे से एक ऐसी बदबू आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मैं नीचे जा रहा हूँ, विक्रम ने कहा। रवि न चाहते हुए भी कैमरा लेकर उसके पीछे गया। समीर और नेहा ऊपर ही खड़े रहे, कांप रहे थे। जैसे जैसे विक्रम और रवि नीचे उतर रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। तहखाना बहुत बड़ा था। वहां पुरानी जंजीरें लटकी थीं और जमीन पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। दीवार के एक कोने में ईंटें थोड़ी नई लग रही थीं, जैसे वहां किसी चीज को बंद करने के बाद दोबारा दीवार उठाई गई हो। विक्रम उस दीवार के पास गया। उसने अपना कान दीवार से लगाया। समय 3 बजे। अध्याय 5। वह चीख। अचानक उस दीवार के अंदर से खुरचने की आवाज आई। खर खर खर। रवि का कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया। विक्रम, पीछे हटो। तभी वह आवाज गूंजी। वह कोई साधारण चीख नहीं थी। वह दर्द, गुस्से और सदियों की तड़प से भरी एक ऐसी आवाज थी जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश की। हे। वह आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर दुगनी हो गई। विक्रम अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। दीवार की ईंटें हिलने लगीं। सीमेंट का प्लास्टर झड़ने लगा और फिर दीवार का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। धूल के गुबार के बीच से एक आकृति बाहर निकली। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। शरीर पर फटे हुए पुराने कपड़े थे जो खून से सने थे। उसका चेहरा मांस का लोथड़ा था। आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे। वह चंदा थी। ऊपर खड़े समीर और नेहा ने भी वह चीख सुनी और भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। तहखाने में चंदा की आत्मा विक्रम की ओर बढ़ी। उसकी लंबी काली उंगलियां विक्रम के गले की तरफ बढ़ीं। तूने मुझे जगा दिया। एक भारी मर्दों जैसी आवाज उस औरत के मुंह से निकली। रवि ने पास पड़ी एक जलती हुई मशाल जो उसने पुराने कपड़े और तेल से बनाई थी को उस आकृति की तरफ फेंका। आग लगते ही वह साया पीछे हटा और एक और भयानक चीख मारी। भागो विक्रम, रवि चिल्लाया। उसने विक्रम को खींचा और दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। अध्याय 6।
मौत की दौड़ सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके टखनों, एंकल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहे थे। वे किसी तरह ऊपर हॉल में पहुंचे। समीर और नेहा दरवाजे को पीट रहे थे। दरवाजा नहीं खुल रहा। नेहा रो रही थी। पूरा घर हिलने लगा था। झूमर गिरकर टूट गया। दीवारों से खून रिसने लगा। उस तहखाने से अब हजारों फुसफुसाहटें आ रही थीं। विक्रम ने देखा कि हॉल की खिड़की का कांच थोड़ा कम मजबूत है। उसने वही लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारी। कांच टूट गया। कूदो, विक्रम चिल्लाया। एक एक करके वे चारों खिड़की से बाहर गीली घास पर कूदे। उनके शरीर छिल गए। कांच के टुकड़ों से खून निकल रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। वे कार की तरफ भागे। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। जल्दी करो विक्रम। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर, जहां से वे कूदे थे, वह साया खड़ा था, और इस बार वह मुस्कुरा रहा था। इंजन घरघराया और अंततः स्टार्ट हो गया। विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और कार कीचड़ उछालती हुई वहां से दूर भाग निकली। अध्याय 7 अंत या शुरुआत। वे लालगढ़ से 50 किलोमीटर दूर आ चुके थे। सुबह के 5 बज रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं बोला था। एक ढाबे पर उन्होंने गाड़ी रोकी। रवि ने अपना कैमरा उठाया। वह देखना चाहता था कि क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है। कैमरा ऑन हुआ। वीडियो चल रहा था। तहखाने का दृश्य। दीवार गिर रही थी। वह साया बाहर आ रहा था। लेकिन फिर रवि की सांसें थम गईं। वीडियो में जब वे भाग रहे थे, कैमरा विक्रम के चेहरे पर गया था। वीडियो में विक्रम का चेहरा विक्रम का नहीं था। वीडियो में विक्रम की जगह वही जला हुआ भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था जो तहखाने में था। रवि ने धीरे से सिर उठाकर विक्रम की ओर देखा, जो चाय पी रहा था। विक्रम ने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही कालापन था जो उस हवेली के अंधेरे में था। विक्रम ने धीरे से कहा, हवेली तो छूट गई रवि, लेकिन तहखाना अब मेरे साथ है। और तभी रवि को अपने कानों में वही चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। अफवाह या हकीकत? आर्यन एक खोजी पत्रकार था, जिसे अनसुलझे रहस्यों से गहरा लगाव था। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, हिमाचल के तराई क्षेत्र में बसा चंपापुर गांव इन दिनों चर्चा में था। अफवाह थी कि गांव के पश्चिमी जंगल के बीचों बीच एक ऐसी दीवार है, जो रातों रात प्रकट हुई थी, और उसके पार जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने अपना बैग पैक किया। उसके साथ उसका कैमरामैन और बचपन का दोस्त साहिल भी था। साहिल थोड़ा डरपोक था, लेकिन आर्यन का साथ कभी नहीं छोड़ता था। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटे का अनुभव हुआ। शाम के 6 बजते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। आर्यन ने एक बुजुर्ग सरपंच दीनदयाल से बात की। बेटा, उस दीवार की तरफ मत जाना। दीनदयाल ने कांपती आवाज में कहा, वो दीवार ईंट पत्थर की नहीं, शाप की बनी है। 50 साल पहले भी वो दिखी थी। तब गांव के 10 जवान लड़के गायब हो गए थे। अब वो फिर आ गई है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, हम 21वीं सदी में हैं। मैं उस दीवार का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। अध्याय 2 प्रतिबंधित जंगल का सफर। अगली सुबह आर्यन और साहिल जंगल की ओर निकले। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। करीब 3 घंटे चलने के बाद साहिल रुका। आर्यन, सुन रहे हो क्या? सन्नाटा। यहाँ एक भी पक्षी की आवाज नहीं है। जंगल कभी इतना शांत नहीं होता। तभी उन्हें पेड़ों के बीच कुछ काला सा दिखाई दिया। वे करीब गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां घने पेड़ों के बीच एक विशाल काली दीवार खड़ी थी। यह दीवार अनंत लग रही थी। दाएं और बाएं जहां तक नजर जाती, उसका कोई अंत नहीं था। इसकी ऊंचाई कम से कम 50 फीट रही होगी। यह किसी पत्थर की नहीं, बल्कि एक अजीब से चिकने काले पदार्थ, ब्लैक ऑब्सिडियन की बनी थी, जो हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर जान हो। अध्याय 3 दीवार की भाषा। आर्यन ने दीवार को छूने की कोशिश की। मत छूना, साहिल चिल्लाया। लेकिन आर्यन का हाथ दीवार पर लग चुका था। यह
यह गर्म है। साहिल, जैसे किसी इंसान का शरीर गर्म होता है। दीवार पर अजीबोगरीब लिपियां, हायरोग्लिफ्स खुदी हुई थीं। वे किसी प्राचीन भाषा में थीं जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही फ्लैश चमका, दीवार के अंदर से नीली रोशनी दौड़ने लगी। उन अजीब निशानों का मतलब शायद यह था, जो सत्य को कैद रखता है, उसे मुक्त मत करो। साहिल ने घबराते हुए कहा, भाई चलो वापस चलते हैं। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आर्यन ने गौर किया कि दीवार के ठीक नीचे जमीन पर कई जानवरों के कंकाल पड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवार में कोई दरवाजा नहीं था। तो लोग गायब कैसे होते थे? अध्याय 4। रात का कहर। वे वहीं टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं, यह जानने के लिए कि रात में क्या होता है। रात के 2 बजे आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक दीवार के अंदर से एक धीमी आवाज आने लगी। यह किसी के रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि फुसफुसाहट थी। हजारों लोगों की फुसफुसाहट। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। आर्यन ने टेंट की चेन खोली। बाहर का नजारा देख उसका खून जम गया। दीवार अब ठोस नहीं थी, वह धुएं की तरह तरल, लिक्विड हो गई थी। और उस तरल दीवार से कई हाथ बाहर निकल रहे थे, जो हवा में कुछ टटोल रहे थे। साहिल गहरी नींद में था। आर्यन कैमरे को ऑन करके धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ा। सम्मोहन जैसा कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। अध्याय 5। दीवार के पार। जैसे ही आर्यन दीवार के बेहद करीब पहुंचा, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। एक झटके में दीवार ने उसे अपने अंदर खींच लिया। साहिल की आंख खुली। आर्यन, टेंट खाली था। बाहर केवल कैमरा पड़ा था, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। साहिल दीवार की तरफ भागा, लेकिन दीवार अब फिर से सख्त पत्थर की बन चुकी थी। आर्यन गायब था। अध्याय 6। दूसरी दुनिया, मिरर वर्ल्ड। आर्यन जब होश में आया तो उसने खुद को उसी जंगल में पाया, लेकिन सब कुछ अलग था। यहाँ आसमान लाल रंग का था और पेड़ सूखे हुए काले ठूंठ जैसे थे। यह हमारी दुनिया का ही एक नकारात्मक प्रतिबिंब, नेगेटिव रिफ्लेक्शन था। वहां उसे वो लोग मिले जो सालों पहले गायब हुए थे। वे बूले नहीं हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। वे सब एक ही दिशा में चल रहे थे, एक विशाल टॉवर की ओर। एक व्यक्ति आर्यन के पास आया। यह वही लड़का था जो 50 साल पहले गायब हुआ था, जिसकी फोटो सरपंच ने दिखाई थी। उसने कहा, तुमने दीवार को नहीं ढूंढा, दीवार ने तुम्हें चुना है। यह दीवार रक्षक नहीं, एक जेल है, और अब तुम भी कैदी हो। आर्यन को समझ आया कि यह दीवार 2 आयामों, डायमेंशंस के बीच का पर्दा है। यहां समय रुका हुआ है। अध्याय 7। संरक्षक का रहस्य। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसे उस टॉवर तक जाना था जहां से सब नियंत्रित हो रहा था। टॉवर के अंदर उसे एक डायरी और एक अजीब सा यंत्र मिला। डायरी एक वैज्ञानिक की थी जो 1900 के दशक में यहां आया था। डायरी में लिखा था, मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लूंगा, लेकिन मैंने एक भूख को जगा दिया। यह दीवार उस भूख को हमारी दुनिया में जाने से रोकती है। अगर कोई बाहर से दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यह भूख आजाद हो जाएगी। आर्यन समझ गया। दीवार लोगों को मार नहीं रही थी, बल्कि दीवार उन्हें सोख रही थी ताकि वह मजबूत बनी रहे और उस काली शक्ति को दुनिया में जाने से रोक सके। यानी आर्यन और बाकी लोग उस दीवार की बैटरी बन चुके थे। अध्याय 8। संपर्क। इधर असली दुनिया में साहिल पागलों की तरह दीवार पर पत्थर मार रहा था। तभी उसे आर्यन का कैमरा मिला। उसने फुटेज देखी। उसमें आर्यन के गायब होने का दृश्य था। साहिल वापस गांव भागा और सरपंच को सब बताया। हमें दीवार तोड़नी होगी, डायनामाइट से। सरपंच ने मना किया। नहीं, पूर्वज कहते थे दीवार टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन साहिल ने नहीं सुना। उसने शहर से कुछ दोस्तों को बुलाया और भारी मात्रा में विस्फोटक, एक्सप्लोसिव्स का इंतजाम किया। उसे नहीं पता था कि वह आर्यन को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। उधर दूसरी दुनिया में आर्यन को एहसास हुआ कि बाहर कुछ होने वाला है। आसमान में दरारें पड़ रही थीं। उसे समझ आ गया कि साहिल दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहिल, रुक जाओ।
आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज आयामों को पार नहीं कर सकती थी। अध्याय 9। विस्फोट और तबाही। साहिल ने दीवार पर विस्फोटक लगाए। टाइमर सेट किया गया। 3, 2, 1। धड़ाम। एक भयंकर विस्फोट हुआ। जंगल की शांति भंग हो गई। धुएं का गुबार उठा। जब धुआं छटा तो दीवार में एक बड़ा छेद हो चुका था। साहिल खुशी से चिल्लाया, आर्यन। छेद के उस पार से आर्यन बाहर निकला। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। साहिल ने उसे गले लगा लिया। मैंने कर दिखाया भाई। मैंने दीवार तोड़ दी। आर्यन ने साहिल को धक्का दिया। उसकी आंखों में खौफ था। तूने क्या किया साहिल? तूने हमें बचाया नहीं। तूने उन्हें आजाद कर दिया। दीवार के उस छेद से अब सिर्फ आर्यन नहीं आया था। उसके पीछे से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जो आकाश में फैलने लगा। उस धुएं में हजारों लाल आंखें चमक रही थीं। वह भूख आजाद हो चुकी थी। अध्याय 10। अंतिम सच। वह काला धुआं जिस चीज को छूता वह राख बन जाती। पेड़, पौधे, हवा, सब कुछ मरने लगा। दीवार का सच यह नहीं था कि वह रहस्यमयी थी। सच यह था कि वह कलयुग का ताला थी, जिसे अब जिज्ञासा और मूर्खता ने खोल दिया था। आर्यन और साहिल कार में बैठकर भागने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा उनसे तेज भाग रहा है। कहानी के अंत में आर्यन अपने कैमरे में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। मेरा नाम आर्यन है। अगर आप यह फुटेज देख रहे हैं तो शायद हम नहीं बचे। दीवार का सच खजाना नहीं था, बल्कि एक कैद थी। हमने अपनी दुनिया को ही नरक बना दिया है। जिज्ञासा। कभी कभी अज्ञानता ही वरदान होती है। कैमरा गिर जाता है। वीडियो ब्लैक हो जाता है। बस एक चीख सुनाई देती है और फिर